और आपकी एवरेज कॉस्ट इक्वल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में दिया है, आप मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू रखो दैट इज ए बी ई बी क्यू इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट की वैल्यू, तो एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल है, इसके, यानी ए ई बी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अगर आपके पास किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बिल्कुल एक जैसे नंबर हों, ठीक है, वो छोड़िए आप, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, आसान तरीके से समझते हैं। तो यहां से आपको बेसिकली क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ गया, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है, ये जो आपके पास वैल्यू बची, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो गई, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये आ गया आपका ए बी ई बी क्यू। ए से ए कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई 1/b। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर निकालने के बाद ऐसे लिख देना आंसर। अच्छा एक बात और समझते हैं, मैंने जैसे मैं पहले किसी और तरीके से समझाना चाह रहा था कैलकुलेशन, बट मुझे लगा कुछ स्टूडेंट्स का बेसिक ठीक नहीं है, समझ में नहीं आएगा। क्या समझाना चाह रहा था ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, आगे काम आएगा, है ना। देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, देखो मुझे यहां से q की वैल्यू निकालनी है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक जैसी वैल्यू हो तो कैंसिल हो जाती है। जैसे a से a कैंसिल हो गया, e की पावर bq से e की पावर bq कैंसिल हो गया, हमारे पास यहां से b बचा, यहां से बचा 1q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, q की इधर कर लो और b को इधर ले आओ 1/b, तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैंने पहले क्यों नहीं कराया था, क्योंकि कुछ बच्चे ना इस बात को इस तरीके से समझते कि वो मैथ के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देते बिल्कुल, और आगे क्या करते, आगे कभी उनको इस तरह की सिचुएशन मिलती, मानते हैं ए बी क्यू ए ई बी क्यू +7 या इसके प्लस में कुछ भी, तो वो इतना दिमाग लगाते कि हमें तो हमारे सर ने बताया था भैया ए से ए कैंसिल, इससे कैंसिल, लेकिन ऐसे यहाँ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैंने एक बात समझते हुए आपको ऐसे समझा दिया। अब समझ लो यहाँ कैंसिल हो सकता है या कैंसिल नहीं हो सकता है। कैंसिल दो चीजें इस तरह से तभी होती हैं जब इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड और राइट साइड की जो वैल्यू है, इधर भी एक ही वैल्यू हो, इधर भी एक ही वैल्यू हो, इसके साथ ना तो कुछ प्लस में होना चाहिए, इसके साथ ना ही कुछ माइनस में होना चाहिए, तभी ये चीजें कैंसिल होंगी, अदरवाइज कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। कुछ भी प्लस में नहीं होना चाहिए, कुछ भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है लेफ्ट साइड पे भी की वैल्यू होनी चाहिए और राइट साइड पे भी की वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये बात इंप्लीमेंट होगी, यानी तभी हम इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, तो क्या सर अगर यहाँ पे कोई चीज प्लस में है, फॉर एग्जांपल 7, और या फिर माइनस में है 7, तो क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कभी आपस में कैंसिल नहीं हो सकती है? हो सकती है। फिर उसकी क्या कंडीशन होती है ये समझते हैं। देखिए अगर प्लस या माइनस में कुछ है, कहने का मतलब है, मैंने कहा था कि इस तरह से कैंसिल करने के लिए कंडीशन ये है कि लेफ्ट साइड पे भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, राइट साइड पे भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, कुछ साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर कुछ साथ में है तो फिर कैंसिल लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली वैल्यू हो सकती है, हो सकती है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि दोनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ a तो है, यहाँ पे भी a है, यहाँ e है, यहाँ पर भी e है, बट यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अगर बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे
यहाँ पर है 3x और यहाँ पर भी है 3x और यहाँ पर है 7, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं। बट एक डिफरेंस है समझने में, यहाँ पे जब आप कैंसिल करोगे तो भी एक बात समझनी है। देखिए बारीक बारीक बातें ही हैं, हम बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन समझते नहीं है, पेपर में गलत कर जाते हैं। यहाँ ये दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, आपके पास सिर्फ 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। और ऐसा देखो कभी हो नहीं सकता है, ये जैसे हम ये मान लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे y भी है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 बचेगा, यहाँ भी आपके पास 0 बचेगा, 7 प्लस y, और उसके बाद ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 7 में ऐड हो जाएगा, तो 7 प्लस y बचा। आगे के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है, वो नहीं समझाऊंगा। तो इस तरह से कैंसिल हो सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यू, अगर कुछ प्लस या माइनस में। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब दोनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। अब एक बात और है, ये समझ लेते हैं कि जब एक बिल्कुल एक जैसी वैल्यू होती है तो हम ऐसे कैंसिल क्यों कर देते हैं। एक्चुअली होता है, और 0 क्यों आता है, एक्चुअली है क्या, कैंसिल करने का सही तरीका तो यह है कि हम इस 3x को इधर लेके आए, तो देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0 बचा ना, इसलिए 0 बचता है। बट क्योंकि कैंसिल होने के बाद 0 ही बचेगा, इसलिए हम ये स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, फिर 0 प्लस 7 प्लस y, इस 0 को भी लिखते नहीं है क्योंकि 0 7 में ऐड हो जाएगी तो 7 ही बचेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कैंसिल करके यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते। समझ पा रही बात? अब एक बात और समझते हैं, मान लीजिए 3x प्लस 3x इंटू y है, ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग कि एक चीज है, तो यहाँ पे 3x और 3x कैंसिल हो सकते हैं, ये 3x और ये 3x कैंसिल हुए, यहाँ पे भी 3x और 3x कैंसिल हुए, ये कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि इनके साथ प्लस माइनस में कुछ नहीं, इधर भी एक वैल्यू इधर भी एक वैल्यू। बट इन दोनों के कैंसिल होने में, इन दोनों के कैंसिल होने में एक डिफरेंस और भी है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब ये कैंसिल होंगे तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगी। यहाँ पे जब कैंसिल होंगे तो 0 होगा, आएगा, 1 नहीं आएगा। इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। कारण ये है कि हम इसको बोल कैंसिल रहे हैं और हम इसको भी कैंसिल बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली हुआ ये है, ये 3x था, ये 3x इसके नीचे आ गया है, तो ये डिवाइड हो गया है और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ ऐसे 1 आया। तो हम क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज में पढ़ाते 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 ट्रेंड चल गया है कि भाई ये कैंसिल हो गई और इसको भी हम कैंसिल ही बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये डिवाइड हुए। क्या हुआ है? ये हुए हैं डिवाइड। और जब एक चीज को दूसरी चीज से, सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। आपने यही सीखा है ना, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यही तो सीखा है। लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं, 7 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको आपस में घटाया जा रहा है, माइनस हो रहे हैं एक दूसरे से। इस तरह की जो चीजें होती है ना, कैंसिल करना, ये माइनस हो रहे हैं। तो जब एक बिल्कुल एक जैसी चीजों को माइनस करते हो तो क्या बचता है? 0 बचता है। लेकिन एक जैसी चीजों को डिवाइड करते हो तो क्या बचता है? 1 बचता है। हम आ तो जाते हैं एमए में, लेकिन बेसिक बातें हम बहुत छोटी 6-7 क्लास की भी भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना है। इस तरह से कैंसिल करोगे तो 0 ही आएगा, और ये कैंसिल नहीं है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, घट गए। इस तरह से कैंसिल करोगे तो ये भी आपस में डिवाइड हो गए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये बारीक बातें सीखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो छोटी छोटी कैलकुलेशन की गलती से हमारे बहुत बड़े बड़े नंबर कट जाते हैं। अब आगे एक थ्योरी का क्वेश्चन है, उस थ्योरी के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कैसे देना है ये डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ एग्जांपल कराया आपको। मतलब पहला क्वेश्चन करा, सेकंड करा, थर्ड करा,
ये सारे क्वेश्चंस की मैंने एक अलग से एक्सरसाइज बनाई है, बुक में ऐसी कोई एक्सरसाइज है नहीं। मैंने क्या करा, यहाँ वहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढे जहां चैन रूल अप्लाई हो रहा था, उनको एक एक्सरसाइज में डाल दिया। बुक में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस इतने सफिशिएंट नहीं है कि इनसे हम, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप पहचान लोगे कि चैन रूल कहाँ लग रहे हैं। बट हमें कुछ और भी एग्जांपल चाहिए जिससे हम अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए ये समझने में कहाँ कहाँ चैन रूल लगेगा, क्योंकि पेपर वाला तो बताता नहीं है कहाँ चैन रूल लगाना है, कहाँ डिफरेंशिएशन करना है, वो तो बताता है भाई इसको ये चाहिए मुझे, तो कैसे चाहिए, कैसे निकालोगे, ये आपकी हेडेक है, ये आपकी समस्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ चैन रूल लगना कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे लगना है। पहला तो केस मैंने बता दिया, केस 1, जब आपको ऐसा ब्रैकेट दिया है जिसको आप खोल नहीं सकते हो, वी कैन नॉट ओपन द ब्रैकेट, जैसे पावर 1/2 हो, इसको खोल नहीं सकते हैं ना, या पावर 5 है, या पावर 6 है, या पावर 7 है, मतलब जिसको हम खोल नहीं पा रहे। 2 पावर 3 पावर को तो हम खोल सकते हैं। अच्छा 2 पावर 3 पावर में भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3x² - 13, तो 2 पावर को मैं खोलूंगा, मैं 3 पावर को भी खोलूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ये हो 3x² 13x + 9, तो मुझे 3 पावर खोलने में भी दिक्कत होगी, फिर मेरे को 2 पावर खोलने में भी दिक्कत होगी, तो फिर मैं खोलूंगा नहीं। ये ब्रैकेट मेरे लिए खोलना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इतना आसान नहीं, तो मैं चैन रूल लगाऊंगा। तो पहला केस चैन रूल कहाँ लगाना है, जहां पे ऐसा ब्रैकेट हो जिसको आप आसानी से नहीं खोल पा रहे हो। अच्छा मान लीजिए खोलना पॉसिबल हो बट आसानी से नहीं खोल पा रहे हो, तो भी मत खोलो, तो भी खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चैन रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन कर दो। अब हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। ये तो केस 1 हो गया जहां पे आपको चैन रूल अप्लाई करना है, करना कैसे बता दिया। इसको आगे लाओ, इस पूरे ब्रैकेट को इससे कंपेयर करना है x की पावर n से, ठीक। इसका डेरिवेटिव करके ब्रैकेट वाले का साइड में कर दो ब्रैकेट में। अब केस 2। नमस्ते दोस्तों, इको.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। ठीक है। केस 2 यहां पे लिखते हैं। तो देखो चैन रूल का कहां यूज करना है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है ये, बट अगर आपके पास यहां पे ये x सिर्फ x ना हो कि कुछ और है, इसके साथ कुछ भी है, जैसे x नहीं है, x के साथ 2 है और यहाँ पावर दे दी 10, तो ये पूरा x नहीं, x के साथ कुछ और है, इसको आप पहचान पा रहे हो। क्या पहचान पा रहे हो, ये ब्रैकेट है जिसको हम खोल नहीं पा रहे। एक तो ये, यानी मैंने एक तरह से केस 1 ही रिपीट कर दिया। अब आगे आते हैं। आपके पास बेसिक फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, Ex। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें e की पावर हो, जैसे ये e की पावर है बट पावर सिर्फ x ना हो, पावर x के अलावा कुछ और भी हो, जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। तो आप देखोगे हमारे पास e की पावर x नहीं दी, x² + 3 थी। इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, समझ में आ रही है बात। डिफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ सिर्फ x नहीं है, पावर में कुछ और है, तो चैन रूल लगाओगे कैसे आप, इस ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है,
तो यही आ जाएगा, बस ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव दोबारा कर देना साथ में, वही हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और 2 कांस्टेंट है 0। इसके बाद 2x में 0 को ऐड कर दो तो 2x ही आ जाएगा, फिर 2x को आगे लिख लेना, ये हो गया ठीक। अब मान लो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो log x होता है। आपके पास log x ना हो के आपके पास है, आपको डेरिवेटिव करना है log ex प्लस 3, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो समझने वाली बात क्या है, फॉर्मूले में क्या होता है x, बट आपके पास x नहीं है आपके पास x नहीं है, आपके पास x के अलावा कुछ एक्स्ट्रा है। अब वो एक्स्ट्रा कुछ भी हो, कुछ भी, जैसे ये log x है, या फिर ऐसे हो log 3x, यहाँ पे भी चैनल लगेगा, यहाँ पे भी चैनल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x अकेला है, यहाँ x अकेला नहीं है दोनों जगह, तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो बस ये सारा नीचे आ जाएगा। जैसे 1/x होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है ना, तो ऐसे ही ये सारा नीचे ले आओ। फिर क्या करूं, ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव यहाँ साइड में कर दो, साथ में मल्टीप्लाई में। ex का डेरिवेटिव ex, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 को ऐड करोगे ये आ जाएगा, बाद में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x, और जो ब्रैकेट वाला है इसका डेरिवेटिव साथ में कर लो, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 से 3 कैंसिल करो 1/x। ऐसे ही अभी मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर करा था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने क्या दिया था, c a e b q दिया था। मतलब फॉर्मूला तो सिर्फ इसका होता है, q का होगा, बट हमें क्या करा, हमें एक्स्ट्रा दे दिया, q के साथ कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। तो जब बिना मांगे चीजें मिल जाए ना, फंक्शन में फालतू कुछ चीज दे दी जाए, तो उसको क्या करते हैं, उसका साइड में डेरिवेटिव कर देते हैं, साइड में। चेन रूल तब लगाएंगे, ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कब कब हमें चेन रूल लगाना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा है। बेसिक फॉर्मूले में कहने का मतलब ये है, बेसिक फॉर्मूले के अलावा जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो हम चेन रूल लगाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है fx का, यहां सिर्फ x है ठीक। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीजें हों, जैसे डेरिवेटिव करना है 5x - 1, फंक्शन 5x - 1, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो आप ये देखो ना, फॉर्मूले में सिर्फ x होता है, हमें कुछ फालतू दे दिया x के साथ, फालतू दे दिया तो चैनल लगाएंगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा f प्राइम x, इसका क्या करोगे f प्राइम ब्रैकेट के अंदर जो था वो ऐसे ही रहेगा, बट ब्रैकेट के अंदर वाले का साइड में दोबारा कर देंगे, तो -1 आ गई, 5 में मल्टीप्लाई होगी -5, यहां से एक पावर माइनस -5, और ये -1 हो गया 2, इस वैल्यू को आगे लिख लोगे -x - 2, और ये अब चाहो तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ दो, चाहो तो आपकी मर्जी, x को नीचे लेके आ जाओ, पावर प्लस की हो जाएगी, और फिर चाहो तो इसको भी नीचे लेके आ जाओ, ये पावर प्लस की हो जाएगी। यहाँ चैन रूल लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये इस क्वेश्चन में आपसे थ्योरी पूछी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चैन रूल। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया था 003 कोड में। तो थ्योरी कैसे देनी है ये समझते हैं। देखिए, इस अभी तक मैंने जितनी भी थ्योरी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे, टॉपिक डिस्कस करे,
वो सभी थ्योरी किसी ना किसी व्यक्ति ने दी थी। तो ये जो चैन रूल की थ्योरी है, ये थ्योरी भी किसी ने दी। अब ये जिस भी व्यक्ति ने थ्योरी दी थी, मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी जब मैं आपके लिए नोट्स बना रहा था, तो मुझे, क्योंकि बुक में ना कुछ ज्यादा दे नहीं रखा है, लेके आए आपकी बुक, लेके आते हैं। देखो ये मैं इग्नू की बुक ले आया हूँ। तो इस बुक में अगर हम चैन रूल के बारे में बात करें, पहले तो मैं देखो इसमें चैन रूल है भी नहीं है। देखिए आपकी बुक में तो चैन रूल के बारे में है ही नहीं, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बुक में जो चीजें नहीं है वो भी एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। तो चैन रूल का, क्योंकि जब हमें आंसर देना था मुझे, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने ही हैं, तो मुझे इसका आंसर भी नोट्स में डालना था। तो जब मैंने इस आंसर को सर्च करने के लिए बुक्स पढ़ी, तो बुक्स में एक नाम आया, और जो नाम आया वो नाम आया गॉटफ्राइड विल लेबनिज। अब जब ये नाम आया तो मेरी एक आदत है कि जब भी कुछ एक नया नाम आता है किसी व्यक्ति का जिसने कुछ कंट्रीब्यूट करा है मैथ में, इकोनॉमिक्स में, तो मैं उसके बारे में गूगल सर्च करता हूँ। तो जब मैंने गूगल सर्च करा और विकिपीडिया पे इनकी बायोग्राफी आई, तो आज तक मैंने लाइफ में जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी है, जानी है, तो मैं दो लोगों की बायोग्राफी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। एक रैमसे के मॉडल आपके मैथमेटिक्स में 004 दोनों में है, समय मिला तो उनके बारे में पढ़ना। बहुत ही कम एज में वो एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, बहुत ही कम एज में। इतनी कम एज में एक्सपायर होने के बाद भी उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट करा इकोनॉमिक्स में कि हम उनके मॉडल पढ़ रहे हैं। और प्रोफेशन से बेसिकली उनका इकोनॉमिक्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, वो मैथमेटिशियन थे, बट उसके बाद भी हम उनके दिए हुए मॉडल स्टडी कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ लेबनिज की, कि लेबनिज की बायोग्राफी मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली क्यों लगी, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है, इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी फील्ड के बारे में पढ़ाई करी, और एक ही लाइफ में इतने सारे काम करे, इतने सारे काम करे, इतने सारे फील्ड में काम करे कि मेरे को तो सोच के ही चक्कर आ रहे हैं। आपको टाइम मिलेगा तो आप फिर पढ़ना, विकिपीडिया पे पढ़ना, कि आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहे, फिर एक क्लास हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट आप खुद पढ़ लेना। ये एक ही आदमी ने कितने सारे काम करे, बट मैं बता इसलिए रहा हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि चैन रूल इन्होंने ही दिया था, और ये जर्मन के रहने वाले थे। तो जब आप ये आंसर लिखो तो ये लिख सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो, ये लिख सकते हो जर्मन के रहने वाले थे। मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और डिप्लोमेट्स भी थे। मतलब एक आदमी ह्यूमैनिटीज की भी पढ़ाई कर रहा है, कॉमर्स की भी पढ़ाई कर रहा है, साइंस की पढ़ाई कर रहा है, और सिर्फ उनमें से बीए नहीं कर रहा है, उसमें अव्वल दर्जे का स्पेशलाइजेशन है उस आदमी का। तो अब क्या हुआ था, लेबनिज ने को एक फंक्शन मिला, एक प्रॉब्लम उसके पास आई जिसका उसको डेरिवेटिव करना था। ये मैथमेटिशियन तो थे ही, तो इनको जो प्रॉब्लम मिली थी वो भी मैंने ना आपके नोट्स में डाल दी है, वही प्रॉब्लम मैंने डाली है जो लेबनिज को मिली थी। तो लेबनिज के सामने एक फंक्शन आया, ये a प्लस बी जेड प्लस जेड स्क्वायर, और लेबनिज को इसका डेरिवेटिव करना था। अब इसका डेरिवेटिव करने का कोई प्रॉपर एक फॉर्मूला नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। लेबनिज का जन्म आई थी रफली देखें तो 400 साल पहले तो वही था, यानी कि 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। तो मैथ में उस टाइम इन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी, डेरिवेटिव का जो बेसिक फॉर्मूला था उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था। और इस क्वेश्चन में हमारा जो z है, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। z क्या है, जिसे हमने x वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि देखिए जब से लेके अब तक मैथ में बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए हैं, तो इनके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो z था, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेके अब पढ़ते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये क्वेश्चन y के इक्वल है, तो इन्होंने फिर इसको सॉल्व करा। सॉल्व कैसे करा, वही a प्लस बी जेड प्लस जेड स्क्वायर और
वन रूट का मतलब हाफ पावर। सो अब कैसे करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन dx 1/2 आगे आ जाएगा और आपके पास बचेगा a b z, सॉरी x के रेस्पेक्ट में नहीं, z के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। और ये z का स्क्वायर यहाँ से हाफ पावर माइनस होगी, तो 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव दोबारा कर देना। a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, b कांस्टेंट है बट ये z के साथ में है। z क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में z का डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा। ये z स्क्वायर है तो 2z आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पावर 2 है, एक पावर माइनस हो जाएगी, z की पावर 1, 1 पावर को हम लिखते नहीं है, तो 1/2 a प्लस बी जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद 0 प्लस बी हो जाएगा, b की 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 2z। अब ये ब्रैकेट आपकी मर्जी है, इस ब्रैकेट को आप यहाँ लिख लो, चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे -1/2 है, ठीक है। इस ब्रैकेट को आगे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे। जैसे ये मेरे पास 1/2 है, ये जो पावर है -1/2, इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो जब ये नीचे पावर आएगी हो जाएगा a प्लस बी जेड प्लस जेड स्क्वायर। साथ में क्या है मेरे पास b प्लस 2z, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे यानी b प्लस 2z, और ये -1/2 पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और ये जो 1/2 पावर है इसको हम दोबारा रूट में लिखेंगे ऐसे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये आंसर देखिए, बेसिकली हमें आंसर कोशिश ये करनी चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हम आंसर दें। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये रूट की फॉर्म में था, पावर की फॉर्म में नहीं था, इसलिए मैंने आंसर भी रूट की फॉर्म में ही दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि थ्योरी का क्वेश्चन ये तो हो गया, ये चीजें मैंने बताई। अब एक बात और है कि हम कब यूज करेंगे, ये तो सॉल्व कर दिया लैबरेज ने, अब आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें कई बातें बतानी है, ये बताना है कि किसने दिया था, क्या प्रॉब्लम फेस करी थी ये भी हमने बताई, सॉल्यूशन क्या निकला ये भी हमने बताया, बट हमें आंसर में एक दो बातें और भी बतानी है। आंसर में आप ये भी बताओगे कि आपको चैनल यूज कब करना होता है। तो काफी सारे एग्जांपल देख के आपको कुछ बातें तो समझ में आ गई होगी। हमारे पास बेसिकली फंक्शन होता है ये x, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। अब डिफरेंशिएशन कब यूज करना है समझते हैं। पहले थोड़ा ये समझते हैं, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक। जैसे अगर मैं ये समझाऊं आपको कि हमारी जो डिमांड है वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। ये कंज्यूमर की डिमांड कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करती है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं डी लिख देता हूं, और इनकम को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एम से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है जो डिमांड में और इनकम में रिलेशनशिप को दिखा रहा है, ठीक। इस फंक्शन में डिमांड आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। इन दोनों एग्जांपल में समझने वाली बात क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, सिर्फ एक, और इन दोनों ही एग्जांपल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, सिर्फ एक। कई बार हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहां पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, है ना। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है
और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो y डिपेंड ऑन x। ये फंक्शन ये तो कह रहा है कि y x पे डिपेंड करता है, या मैं कह सकता हूं उसको क्वांटिटेटिव में बनाऊं, y इज डिपेंडिंग ऑन x। ऐसे ही ये फंक्शन क्या कह रहे हैं, d इज डिपेंडिंग ऑन m, है ना। तो इन दोनों ही फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह की स्टडी हम इस फंक्शन में कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि x भी किसी और पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x इज डिपेंडिंग ऑन किसी और चीज पे, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी लिखूंगा। यहां एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको। जैसे कंज्यूमर की डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम है मैंने बताया था, बट इनकम भी तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे इनकम डिपेंड करेगी, मैं ये मान लेता हूं, इनकम इज डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। हमारी इनकम, मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी फीस मिलेगी, ये इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी इनकम, हमारी फीस भी चेंज होती रहती है। आप में से जो लोग वर्किंग है, उन आप लोगों को पता होगा, जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, किसी भी तरह की उनकी गवर्नमेंट वैकेंसी है, कि आपको हर साल डीए मिलता है। डी मतलब महंगाई भत्ता, है ना। यानी आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है महंगाई के हिसाब से। आपकी डिमांड आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही है, आपकी इनकम महंगाई पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर महंगाई बहुत कम बढ़ेगी तो आपका डीए भी बहुत कम ही बढ़ेगा, कम महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपका डीए ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बात होती है। तो हमें आम तौर पे तो ऐसे फंक्शन दिए जाते हैं जहां पे y x पे डिपेंड करता है, यानी y x का फंक्शन है। बट कुछ ऐसी बात नहीं कि x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ये x भी किसी ना किसी पे डिपेंड कर जरूर रहा होगा, बट ये बात हमें क्वेश्चन में बताई नहीं है। यानी हमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो बहुत थोड़ी सी दी जा रही है, और आपसे कहा जा रहा है भाई आप अभी इसी से खेलो, आगे आपका मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसी का डेरिवेटिव करते हैं, बट फिर जब हम आगे जाते हैं धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं डिफरेंशिएशन में। तो पहले तो हमें बहुत स्लो स्लो वैल्यू दी जाती है, फिर हमें मिलते हैं बाउंस। उस बाउंस में से एक बात ये होती है कि फिर हमें ये भी बताया जाता है आगे कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, हम ये जानकारी भी देते हैं। अब वो फंक्शन फिर किस तरह का बनता है, वो फंक्शन इस तरह का बनता है, जैसे मैं मान लेता हूँ x इज डिपेंडिंग ऑन t, t यहाँ पर टाइम है, मैं मान लेता हूँ t क्या है, टाइम। तो फिर ये फंक्शन, आम फंक्शन तो ऐसा होता है, अभी तक हमने जितना पढ़ा ऐसे फंक्शन पढ़े, फिर यहाँ x के साथ ऐसे t आ जाएगा, फिर हम ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान रखना जब ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट होता है ना, तो एक जैसे ब्रैकेट नहीं लगते। जैसे ये ब्रैकेट है, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट आएगा तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। एक बार एक टू पे कहीं पे देख लेना ब्रैकेट्स का यूज, तो आपको पता चल जाएगा। मैथ में क्योंकि सिंबल्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपका ये कह रहा है, इसमें आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद y is depending on x, x is depending on t। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपका x भी t पे डिपेंड कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो, कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कह सकते हो y is depending on t also। y x पे तो डिपेंड कर रहा है, बट क्योंकि x t पे डिपेंड कर रहा है तो y t पे भी डिपेंड करेगा। इसको ऐसा समझ सकते हो
जैसे मेरी डिमांड मेरी इनकम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। मेरी डिमांड इनकम पे डिपेंड कर रही है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ इनकम। अब इनकम भी इन्फ्लेशन पे डिपेंड कर रही है। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट को भी पाई से डिनोट करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए आई यूज कर देता हूँ। आई इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होता है। तो बहुत सारी चीज होने की वजह से कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पाई प्रॉफिट के लिए भी यूज हो रहा है, इन्फ्लेशन के लिए भी। आई इन्फ्लेशन के लिए यूज भी हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि चीजें इतनी सारी हो गई है। फिलहाल मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्फ्लेशन के लिए आई का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी इज डिपेंडिंग ऑन इनकम, इनकम इज डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। यानी इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि डिमांड इज डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। यानी हमारी डिमांड इनकम पे डिपेंड कर रही है, इनकम इन्फ्लेशन पे। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि डिमांड इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है, इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करती है। तो जब इस तरह का फंक्शन हो ना, मतलब जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी किसी और पे डिपेंड कर रहा है, वहां चैन रूल यूज होता है। अब इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये समझते हैं। इस तरह के, जैसे आपके पास मान लो ये फंक्शन है fx, मैंने आपसे कहा इसका डेरिवेटिव करो, आप सीधा सीधा ये लिख दोगे, खत्म काम। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका समझ लो। इसका डेरिवेटिव आप ऐसे करोगे, लेफ्ट साइड पे दिया जाएगा dy dt आएगा। आपसे यहाँ पे कहा ये जा रहा है, मैं लिख के देता हूं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखो यहाँ पे हम एक गड़बड़ कर देते हैं। अब गड़बड़ क्या होती है, हम सीधा सीधा लिखेंगे dy dt, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। बट यहाँ यहाँ पे ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट आया कैसे, ये भी लिखना होता है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, जैसे फिलहाल मैं लेफ्ट साइड के बारे में बता रहा हूँ, फिर राइट के बारे में बताऊंगा कि dy dt है, बट ये dy dt डायरेक्ट नहीं है। आपका y सीधा सीधा t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपका y डिपेंड कर रहा है x पे। तो इसका मतलब है आप ऐसे लिखोगे ऐसे, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के। अब क्योंकि x डिपेंड t पे कर रहा है, तो आप ना आपका y x पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, x आपका y डिपेंड कर रहा है t पे इनडायरेक्ट, x के थ्रू। तो पहले तो आपको y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही करना है। फिर क्या करोगे, तो पहले हमने क्या करा, हमने y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करा, dy अपॉन dx आएगा। अब x t पे डिपेंड कर रहा है, तो अब आप x का डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करोगे आप, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास dy dt आएगा। समझ में आ रही है बात। आप तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही करोगे, क्योंकि x t के रिस्पेक्ट में है, तो फिर आप x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर दोगे। ये लेफ्ट साइड की बात हुई। अब राइट साइड के बारे में आते हैं। तो मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं। तो राइट साइड में क्या होगा, देखो आपका जब ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से देखें तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा, ये हो गया। बट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ब्रैकेट वाल के अंदर जो चीज है, मैं इसका डेरिवेटिव दोबारा करूंगा। मैं इसका डेरिवेटिव क्या करूंगा, दोबारा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव दोबारा करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे भाई हर बार मैथ में उनको तानाशाही करनी होती है,
तो क्या करते हैं, जैसे मैंने तो कहा इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना है, तो क्या करेंगे, ले टी से टी कैंसिल, तो भाई ऐसे कैंसिल मत करना, ये टी नहीं है, ये पूरा अपने आप में डी डी टी, ये पूरा अपने आप में है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरह के फंक्शन में ये हमने क्या करा है, तो पहले तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया ये, फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव करा, तो इसी को तो चैन रूल कहते हैं। तो अगर चैन रूल पे थ्योरी आएगी तो भाई आप देख लो कैसे आंसर देना है। आंसर आपके स्क्रीन पर है। पहले थोड़ा सा हम एक लाइन में बता देंगे कि किसने दिया था, लैब्निज ने दिया था, उसके बारे में एक लाइन दे देंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि उनको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था ब्रैकेट में a प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम ये फंक्शन ले लेंगे और ये पूरा डेरिवेटिव समझा देंगे। अच्छा एक चीज मैंने आई थिंक मेरे से एक गड़बड़ हो गई है, पहले मैं देख लूं हुई है नहीं, चेक कर लूं। देखिए मेरे से गड़बड़ हो गई है, लेकिन उस गड़बड़ का ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कंसेप्ट पे कोई फर्क पड़ा, सारी चीजें ठीक है। गड़बड़ ये हो गई है, जो लैब्निज का की प्रॉब्लम थी ना, जो फेस उन्होंने करी थी, a प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर थी, बट मैंने आपको सॉल्व करा दिया a प्लस बी जेड प्लस जेड स्क्वायर, मैंने इतना सॉल्व करा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही जो ये रूट का मतलब 1/2 पावर है वो आगे आ जाएगी, बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे -1/2 वही जो मैंने अभी करा है आपके साथ, ब्रैकेट वाले को दोबारा कर लेंगे, a का 0 z का 1 और ये 2 आगे 2cz, बस ये होगा। मैं c लिखना भूल गया था तो c लगा देंगे, c यहाँ पे भी आ जाएगा, बाकी नोट्स में तो लगा ही हुआ है। और आप जब आंसर दोगे थ्योरी का तो नोट्स वाले ही पढ़ के देने हैं आपको, ठीक। तो चैन रूल हम लोगों का खत्म हो गया है। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी देख लें एक बार, तो 11:30 बज गए हैं अभी। चलो कंटिन्यू करते हैं, अभी 12 बजे तक तो कर ही लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो इन्वेंट करा था, यानी जो प्रोडक्ट रूल दिया था, ये भी लाइब्निज ने ही दिया था, ठीक है। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि प्रोडक्ट रूल आपको लगाना कहाँ है। पहला तो हमारा काम यही है ना कि हम क्वेश्चन देख के समझ पाए कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या करना है तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो पहले आप ये समझ लो कि प्रोडक्ट रूल आपको लगाना कहाँ है। देखो प्रोडक्ट रूल के बारे में आगे जानकारी देने से पहले मैं कुछ चीजें आपको और समझा देता हूँ, जिससे कि प्रोडक्ट रूल आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। आपको सिर्फ ये ना रटना पड़े क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको ये समझ में आए कि हाँ प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा। आप क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफाई कर पाओ कि प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक। तो देखो एक मैथ में क्या होता है, बहुत सारी तरीके के फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कुछ कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, कुछ लॉगरिथमेटिक फंक्शन होते हैं। तो बहुत सारी तरीके के फंक्शन होते हैं। जैसे हमने लिखा है ex, मैंने ये लिखा y = ex, तो आपको उसका डेरिवेटिव करना है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहीं पे लिखा है y = log x, ये एक लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, ठीक।
कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये सब अलजेब्रा के अंदर आता है ना। अब या फिर ये लिखा है ये, तो ये सभी ना फंक्शन है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है। अब मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, ये, तो हमें ये जो फंक्शन दिख रहा है, ये बेसिकली ये चार फंक्शनों का मिला के बना दिया है, यानी ये फंक्शन है, बट ये अपने आप में भी एक फंक्शन है, खुद में अकेला एक फंक्शन है, ये भी अपने आप में खुद में एक फंक्शन है, ये भी खुद में अपने आप में फंक्शन है, और ये भी अपने आप में खुद एक फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं जैसे मैंने लिख रखे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें, मैं लिखूं y इज इक्वल टू sin x, तो y इज इक्वल टू sin x एक फंक्शन है, इसका अपना एक ग्राफ है, ठीक है। फिर मैं अगर लिखता हूं y इज इक्वल टू cos x, तो cos x अपने आप में एक फंक्शन है, इसका अपने आप में एक ग्राफ है। फिर अगर मैं लिख दूं कहीं पे मान लो y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो ये अपने आप में एक नया फंक्शन बन गया है, यानी दो फंक्शन को जोड़ने के बाद एक नया फंक्शन बन जाता है, फिर इसका अपना एक अलग ग्राफ होगा। तो ऐसे ही हम दो फंक्शनों को जोड़कर एक नया फंक्शन बना सकते हैं, तीन फंक्शन को भी जोड़ के एक नया फंक्शन बना सकते हैं, यानी कितनी भी फंक्शन को जोड़ के हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं, या फिर कितने भी फंक्शन को आपस में घटा के हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे पास तीन फंक्शन है, उसमें से हम दो को जोड़ दें, एक को घटा दें, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये फंक्शन हम ये मान के चलते हैं चार अलग अलग फंक्शन थे, ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन, तीन फंक्शन को हमने ऐड करा, एक फंक्शन को हमने घटा दिया और यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर हमने एक चौथा नया फंक्शन बना दिया। इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है आपको पता है, आप कर लोगे। अब कभी कभी होता क्या है, मान लो ये दोनों फंक्शन, दो फंक्शन अलग अलग हैं, ये y is equal to root x and y is equal to x, ये दो फंक्शन थे, एक अलग नया फंक्शन बनाया गया, इन दोनों फंक्शन को z नाम में z नाम दे रहा हूं, दोनों को ऐड कर दिया हमने उसमें, यानी रूट x प्लस x। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये हाफ पावर आगे आएगी, और इसके ऊपर जो हाफ पावर है उसमें से एक पावर हो जाएगी माइनस, और आप x का डेरिवेटिव कर दोगे 1/2, और यहाँ पे 1/2 पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा और प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे। अब मान के ये चलो हम इन दोनों फंक्शन को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। अब मान के ये चलो कि हम इन दोनों फंक्शन को ऐड भी नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहे, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब x की पावर क्या है 1/2, और ये x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1/2 प्लस 1, मतलब एलसीएम लेने के बाद x की पावर हो गई 3/2। अब मुझे मान लेते हैं, मुझे करना है इनका आपस इनका डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या करूंगा dz dx, 3/2 पावर आ गई, 3/2 पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट, 3/2 पावर ये, इसमें से इस पावर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 1/2 बचेगा। क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको बाद में दोबारा रूट लिख दूंगा। कहने का मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया जब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई कर देती हमने,
इन दोनों की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कितने भी फंक्शन को आप आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हम उनका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से कर देते हैं। कभी कभी लेकिन दो फंक्शन ऐड नहीं होते, हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे वो अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9। ये हमारा टॉपिक नंबर 8 है, प्रोडक्ट रूल प्लग मल्टीप्लाई के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आप दो फंक्शन की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो आपको किस तरह, ये तो आपने करी थी मल्टीप्लाई, हो गया, बड़ा आसान था। हमेशा आसान नहीं होता है, यहाँ पर आसान इसलिए था क्योंकि दोनों फंक्शन में एक ही वेरिएबल था और दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। तो दोनों की मल्टीप्लाई हो गई होने के बाद एक जो फंक्शन बना वो बड़ा आसान सा बना था, उसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान था। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, मैं मानता हूं ये है √x और y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया फंक्शन है y1 मान लेते हैं इसको, ये फंक्शन है आपका फॉर एग्जांपल ex, और मैं इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं y इंटू y1 की, यानी √x इंटू ex। अब मैंने ये फंक्शन दिया है, मैं कह रहा हूं भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, तो एक फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन तो है बहुत आसान, ये आएगा। इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान है, बट आप यहाँ पे ये गड़बड़ मत कर देना कि 1/2 करा और यहाँ पे ये और इनटू में ऐसे। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे जिनको प्रोडक्ट रूल की जानकारी नहीं है, बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देगा अगर उसको प्रोडक्ट रूल की जानकारी सही नहीं है। अब ये ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाना है, ऐसी सिचुएशन में लगाना है। आपको एक बात समझनी है, प्रोडक्ट रूल जब लगाना है जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। तो अगर क्वेश्चन ये है ना, तो आपको ये मानना है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, मैंने f1 लिख दिया है, और ये आपका सेकंड फंक्शन है, इसको मैंने f2 लिख दिया है। तो इस केस में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ एग्जाम में प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे मिलेगा। ये जो मैथ आप पढ़ रहे हो ना, जितना यहाँ पे यूज होगा ये मैथ इससे कहीं ज्यादा यूज होगा 101 में, ठीक है। किताबें आपने देखी है 101 की, लगभग 50% ही हो रही है, 50% न्यूमेरिकल है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 60 to 80% न्यूमेरिकल आता है, 20 to 30% ही थ्योरी आती है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और कई क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि थ्योरी है, जैसे क्वेश्चन में लिख दिया एक्सप्लेन को वेब मॉडल, तो आपको तो लग रहा है थ्योरी है, बट ये थ्योरी है नहीं। को वेब मॉडल MEC 101 के यूनिट 3 में है, पूरा मैथमेटिकल मॉडल है, यानी मैथ ही समझाना है इसमें। और इस को वेब मॉडल को, चूंकि आपकी माइक्रोइकोनॉमिक्स के 101 में यूनिट 3 है, इसे सीखने के लिए पहले हम लोगों को 103 का एक चैप्टर है डिफरेंस इक्वेशन, वो आना चाहिए। तो ये जो मैथ आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये सारा काम आएगा 101 में, ठीक है, इसलिए अच्छे से सब पढ़ते हो चलना। इस केस में प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये समझ लेते हैं, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की, तो आपको क्या करना है, आप इसे फंक्शन 1 मानोगे, इसको मानोगे फंक्शन 2, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल y is equal to f1x इंटू में f2x, ये है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, लिखना नहीं होता है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, सिर्फ आपको ये लिखना है। ना तो हम ये लिखते हैं यूजिंग चैन रूल, ना ही ये लिखते हैं यूजिंग
प्रोडक्ट रूल आप तो सीधा सीधा लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे। तो लेफ्ट साइड पे तो ठीक है dy अपॉन dx, राइट साइड पे आप फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे लिखा रहने देना, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करना, इसके बाद प्लस सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा रहने देना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ठीक। इस रूल को लगा के इक्वेशन करते हैं। z का डेरिवेटिव g dz dx x के रिस्पेक्ट में करना है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, तो इसको फर्स्ट मान लो। सेकंड का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा सीधा कर दो। ex का डेरिवेटिव करो, ex ही होता है। फिर प्लस सेकंड वाले को ऐसे रखना है, तो सेकंड क्या है ex, इसको ऐसे ही रखो। फिर डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले का, तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर दो। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 आगे, ये 1/2 पावर है, यहां से 1 पावर माइनस, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो ये हो गया रूट x ex प्लस ex 1/2, और ये है आपका x, इसमें से इसको घटाओगे तो -1/2 आ गया। ex यहाँ पर भी, ex यहाँ पर भी कॉमन निकाल लो, यहां से आपके पास बचेगा रूट x 1/2, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये पावर जो माइनस की है ना प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस x 1/2। अब ये जो 1/2 है इसकी जगह रूट लगा लो, तो ये जो आपको क्वेश्चन है ये आपका आंसर आ गया, इसको यहाँ पे छोड़ देना। ये क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में प्रोडक्ट रूल पे शॉर्ट नोट आ गया, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे हम प्रोडक्ट रूल का यूज कहाँ करते हैं। प्रोडक्ट रूल का यूज हम डिफरेंशिएशन में करते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है कि मैथमेटिक्स में हम हर टॉपिक की कैटेगरी बना के रखते हैं। जैसे जब आप लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ते हो, तो इन सारे टॉपिक्स को हम कंबाइन करके बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा। आप चाहो तो आपके मैथ के ब्लॉक में देख सकते हो, ये है ब्लॉक नंबर 4, और जो 4th ब्लॉक है हमारा, उस ब्लॉक का नाम है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। ऐसे ही मैथ में हर टॉपिक का हमने एक नाम दे रखा है। तो मैथ में टॉपिक होता है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये थ्योरी दोगे ना, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, शॉर्ट नोट अगर आता है एग्जाम में, तो आप पहले ये बताओगे कि प्रोडक्ट रूल हमारा कैलकुलस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? कैलकुलस में। देखो मैंने लिखा भी है नोट्स में, इन कैलकुलस द प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट में लिखा है, किसने दिया है, इज ए फॉर्मूला। प्रोडक्ट रूल क्या है? एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या करते हैं, यूज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शन, जिसका यूज दो फंक्शन की का जो प्रोडक्ट है या फिर दो से ज्यादा फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद मैंने एक फंक्शन लिया है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेकिंग ए फंक्शन y is equal to f1x f2x, यानी दो फंक्शन की हमने मल्टीप्लाई कर दी, डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। लेफ्ट साइड तो आपकी ये आ गई, ये आपका जो फर्स्ट फंक्शन है ये ऐसे रहेगा। आपने डेरिवेटिव किसका करा है? सेकंड फंक्शन का। तो फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? प्राइम का साइन आता है ना ऐसे, तो यहाँ प्राइम का साइन आ जाएगा अगले स्टेप में।
ऐसे ही यहाँ आप किसका डेरिवेटिव करें, फर्स्ट फंक्शन का ना, तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं किसका साइन आता है, प्राइम का साइन आता है, तो यहाँ भी प्राइम का साइन आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, सॉरी हमने प्रोडक्ट रूल बता दिया है। अब लेकिन सिर्फ इतना लिखने से आपको शॉर्ट नोट में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट 3 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है। तो अगर 3 नंबर का है या फिर 6 नंबर का, लिखना उतना ही होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, सेम 6 में आए, तो ऐसा तो नहीं है हम लोग ज्यादा लिखें कम लिखें। थ्योरी तो ज्यादा कम कर सकते हैं, बट ये थ्योरी नहीं है, मैथमेटिकल पोर्शन है।